तो स्टार्ट करें अपन। कल आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, ठीक है। और कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है, तो उस सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके जो नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो आपके पास में उस सरफेस से क्या होती है बेटा, पास होती है, परपेंडिकुलर पास होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। कल आप लोग इसका फॉर्मूला लेके आए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था? ई ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी लिखा था कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू थी। अब कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूरा समझा दिया था, ठीक है ना। इसके डायमेंशन, इसकी यूनिट, उसके बाद में इसकी 2-3 कंडीशन थी, वो कंडीशन में मैंने आप लोगों को समझा दी थी। तो आज कल भी शायद आप लोगों को एक न्यूमेरिकल तो करवा दिया था, आज अपन न्यूमेरिकल करते हैं, इसके 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल कल एक तो कल करवा दिया था, एक न्यूमेरिकल करिए आप लोग। मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं। तो न्यूमेरिकल क्या है? मतलब एग्जाम्पल, ए सिलेंडर is placed in uniform electric field, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है ना। एक सिलेंडर है, वो आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक्सिस ऑफ सिलेंडर की जो एक्सिस है इज अलोंग टू ई वेक्टर, ठीक है ना। जो सिलेंडर की एक्सिस है वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलोंग में है, उसके अनुदिश है। उसके बाद में प्रूव दैट आपको प्रूव करके बताना है कि आउटवर्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सिलेंडर विल बी जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले आप लोग इसको समझिए कि एक सिलेंडर है, वह सिलेंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में रखा हुआ है, ठीक है ना। और वह इस तरीके से रखा हुआ है कि सिलेंडर की जो एक्सिस है वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके एलोंग में, उसके अनुदिश है, मतलब उसके जैसी है। उसके बाद में आप लोगों को ये प्रूव करके बताना है कि जो सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है उसकी वैल्यू आपके पास में कितनी होगी बेटा? जीरो होगी। तो देखिए इसको करते हैं अपन, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर है ना, अपन क्या करते हैं कि जैसे ये देखिए बेटा, ये तो है हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं ई वेक्टर। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रखते हैं, और सिलेंडर को आपको कैसे रखना है? मतलब सिलेंडर की जो एक्सिस है ना वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो अपने को एक सिलेंडर रखना है इसके बीच में। जैसे आप लोगों ने ये सिलेंडर रख दिया, ठीक है ना, ये सिलेंडर हो जाएगा। तो सिलेंडर की जो एक्सिस है ना, वह सिलेंडर की एक्सिस कौन सी है? ये वाली इसकी एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। ये सिलेंडर की एक्सिस, ये आपके पास में सिलेंडर और ये सिलेंडर की एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर अपन इस सिलेंडर को बिल्कुल वर्टिकली रखते हैं तो फिर इसकी जो एक्सिस है वह इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये आपके पास में क्या है? इस सिलेंडर की एक्सिस है, ठीक है ना, एक्सिस।
अब अपन क्या करते हैं कि अपने को यह बताना है कि ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये आप लोगों को प्रूव करके बताना है। तो अपन क्या करते हैं, इस सिलेंडर के 3 पार्ट है, एक पार्ट तो ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और एक पार्ट इसकी ये वाली सरफेस, कवर्ड सरफेस ले लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड पे, अगर मैं यहां पर इस वाले पार्ट का, यह जो पार्ट नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट का अगर मैं एरिया वेक्टर फाइंड करूं, ठीक है ना, इसका एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ रहेगा? इधर की तरफ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ए वेक्टर, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो यहाँ का ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को आप S1 लिख लीजिए, ठीक है ना, इस सरफेस पर लिख देते हैं। तो इस सरफेस का जो आपके पास में मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप φ1 मान लो, ठीक है ना, कितना मान लेते हैं? φ1 मान लेते हैं। उसके बाद में ये दूसरी वाली सरफेस है H2, और इस H2 का अगर आप एरिया वेक्टर फाइंड करोगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा, इस तरीके से, ठीक है ना, ए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर की वेक्टर इधर की साइड पे। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ इस वाली सरफेस का अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू φ2 मानते हो, ठीक है ना, तो यहां पर ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में 180 का एंगल बनेगा। अब एक अपन क्या करते हैं, यहां पर भी एक छोटा सा स्मॉल पार्ट मान लेते हैं, ये स्मॉल पार्ट मान लिया। इसका अगर आप एरिया वेक्टर निकालोगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा, ए वेक्टर, ठीक है ना। और ये सरफेस जो क्या बोलते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मानते हो, वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप φ3 मान लो, ठीक है ना। तो इसका अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस सिलेंडर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, उसको अपन लिख देते हैं बेटा फाई, ठीक है ना। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? φ1, तो ये हम लिख देते हैं φ1, प्लस इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना माना? φ2, तो इसको अपन φ2 लिख देते हैं, प्लस इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? φ3, तो ये अपन लिख देंगे φ3, ठीक है ना। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं इस φ1 को ऐसे लिख सकता हूं ना, फाई इक्वल टू, इसको, ये जो φ1 है इसको अपन लिख सकते हैं कैसे? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना, cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे ना, तो ये चीज तो आप लोग जानते हो कि, या फिर इंटीग्रेशन में लगाओ, ऐसे कैसे लिखो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर cos ऑफ थीटा, फिर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस लगा देते हैं अपन। φ2 को अपन क्या लिख सकते हैं? φ2 को लिख सकते हैं ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, डॉट φ2, मतलब यहाँ का ये जो H2 वाली सरफेस है ना, H2 वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो आपके पास में ए वेक्टर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए वेक्टर और ये cos ऑफ थीटा लिखेंगे, ठीक है ना, cos थीटा, प्लस इसके लिए लिखेंगे φ3 के लिए यहाँ पे, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये आपके पास में cos ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये जो S1 सरफेस है, तो इस S1 सरफेस के लिए ए वेक्टर और ई वेक्टर इन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल है ना, तो इस पोजीशन में इनका एंगल कितना होगा बेटा? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना रखेंगे? फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर cos 0 डिग्री, ठीक है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब अपन आ जाते हैं φ2 के लिए। φ2 कहाँ पे? H2 जो सरफेस है ना, इस H2 सरफेस के लिए, H2 सरफेस के लिए एरिया वेक्टर तो इधर की साइड पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड पे है, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच में ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 180 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर cos 180 बन जाएगा,
प्लस अगर अपन फाई 3 के लिए लिखे तो फाई 3 के लिए क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इधर की साइड पे, ए वेक्टर इधर की साइड में, मतलब यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर cos 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग सब जानते हो बेटा कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये आपके पास में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पर आपके पास में ये क्या आ जाएगा बेटा -1 होती है ना, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होके माइनस ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आपके पास में पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करके बताना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रखा हुआ है और उस सिलेंडर की जो एक्सिस है ना वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस सिलेंडर से पास वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू आपको 0 प्रूव करके बतानी है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने 0 प्रूव करके बता दी, ठीक है। उतारो बेटा इसको, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलो बोलो बोलो, समझ में आएगा। अक्षिता समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की तो। आवाज कहाँ गई तुम्हारी, मेरी आ रही है क्या आवाज, इसमें जवाब दो, इसमें क्या बोलते हैं, मतलब मैसेज लिखो, टाइप करो। अच्छा ओके ओके ओके, मैसेज टाइप कर दिया करो बेटा, इसको नोट कर लो आप। अच्छा हो गया बेटा, चलो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, ये अपन ने किस तरीके से किया। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। आज टॉपिक है अपना कंटिन्यू 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। इसके 3 टाइप होते हैं, तो तीनों टाइप को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई सरफेस ले लेते हैं हम, जैसे सपोज करो अपन ने क्या लिया, एक सरफेस ले ली, ठीक है ना। अब इस सरफेस में हम चार्ज को, ठीक है ना, इस सरफेस पे हम चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि उन चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वह हमेशा इक्वल रहे, मतलब इसके अंदर जितने भी चार्जेस रहेंगे उन चार्जेस के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है वह डिस्टेंस आपके पास में कैसे रहे, सेम रहे। यानी कि जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Q1, यहाँ पर आपके पास में Q2, यहाँ पे आपके पास में Q3, यहाँ पे आपके पास में Q3, ये डायग्राम केवल समझने के लिए, ठीक है ना, ये Q4 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इन चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वह कैसी रहे, इक्वल रहे, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। मतलब हम
चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे कि जो आपके पास में जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे, सभी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस वह क्या रहे, इक्वल रहे, तो उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि इसके टाइप होते हैं, तो इसके 3 टाइप होते हैं, तो अपन एक एक टाइप पढ़ते हैं इसमें। ठीक है ना, 3 टाइप होते हैं, तो पहले इसके टाइप को लिख लीजिए आप लोग कि सबसे पहले आता है लीनियर लीनियर चार्ज। ठीक है ना, लीनियर चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, डेंसिटी मतलब लीनियर चार्ज क्या होता है, उसके बाद में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना बेटा, एक टाइप तो इसका ये हो जाएगा। दूसरा टाइप है इसका सरफेस चार्ज। ठीक है ना, दूसरा टाइप है इसका सरफेस चार्ज, और यहां से सरफेस चार्ज से अपन पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, सबको एक एक करके पढ़ेंगे अपन। एक लास्ट में होता है वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है कि वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है ना, और इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे रो से। ठीक है ना, इस तरीके से। तो कुल मिला के आप लोगों को जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह हम 3 तरीके से करेंगे। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, फिर उसके साथ साथ आप लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा की वजह से किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे फाइंड करनी है। ठीक है ना, उसके बाद में आप लोगों को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ अपन इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा की वैल्यू पे फाइंड करेंगे। फिर एक लास्ट आता है अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या होता है, मतलब वॉल्यूम में किसी भी वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपन किस तरीके से करेंगे वो इसके अंदर पढ़ेंगे, और फिर उसी के अंदर अपने को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह हम 3 तरीके से करेंगे। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, अब यहाँ से अपन सबसे पहले पहला पढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी कि लीनियर चार्ज। और सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि लीनियर चार्ज होता क्या है। ठीक है ना, तो लीनियर चार्ज क्या होता है बेटा, कि जैसे आपके पास में लीनियर का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब जैसे एक लाइन। ठीक है ना, जैसे कि अपन वायर ले सकते हैं बेटा। तो लीनियर चार्ज क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई वायर है, ठीक है ना, उस वायर की लेंथ में जो चार्ज है वह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। ठीक है ना, किसी भी वायर की जो लेंथ है उस वायर की लेंथ में जो चार्ज है वो आपके पास में क्या हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं अपन लीनियर चार्ज। ठीक है ना, मतलब वो उसकी लेंथ में। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे कि इफ चार्ज, अगर लीनियर चार्ज के बारे में बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, कि इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट distributed in linear form। ठीक है ना, लीनियर फॉर्म मतलब हमारे पास में लीनियर फॉर्म मतलब जो चार्ज है वो लीनियर फॉर्म में क्या हो रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। जैसे कि अगर अपन बात करें कि जैसे आपके पास में ये कोई वायर है, ठीक है ना, ये हमने क्या ले लिया बेटा, एक तो वायर ले लिया। अब इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की लेंथ में आप लोगों ने इस तरीके से ये चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो चार्ज है ना ये लीनियर चार्ज कहलाता है। ठीक है ना, इस वाले चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज बोलेंगे। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन की बात होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि लीनियर चार्ज क्या होता है। ये मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह
लीनियर फॉर्म में हो, ठीक है ना। लीनियर फॉर्म का मतलब जैसे आपके पास में आप कोई वायर ले लेते हैं, तो इस वायर की लेंथ में ये आपके पास में क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा क्या होता है, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डेंसिटी यानी कि ये आपके पास में, सॉरी लैम्डा, सिग्मा नहीं लैम्डा, ठीक है ना। लैम्डा क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में हम एक वायर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, इस तरीके से हमारे पास में एक वायर ले लिया, ठीक है। अब इस वायर में क्या है, इस वायर की यूनिट लेंथ लेते हैं। अब सपोज करो यहाँ से इस वायर की जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ तो अपन ने स्मॉल एल ले ली, ठीक है ना। अब इस वायर की ये वाली जो लेंथ है ना, ये अपन ने कितनी ले ली, यूनिट ले ली, यानी कि ये आपके पास में जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये यूनिट लेंथ है, ठीक है ना, यूनिट लेंथ, ठीक है ना, ऑफ वायर। अब इस वायर के अंदर सब जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। ये इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो अपन बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा हम किसको बोलते हैं। हमारे पास में ये एक वायर है, इस वायर की यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ क्या है, ये रही ए बी, ठीक है ना। ए बी जो दिख रहा है ये आप लोगों को, ये इसकी यूनिट लेंथ है, ठीक है। इस यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस वायर की यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि वायर की, किसी भी वायर की यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, यूनिट लेंथ में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। पहले आप लोगों ने लीनियर चार्ज पढ़ा है। लीनियर चार्ज में तो क्या था कि जो वायर है, जैसे आपके पास में ये वायर है, तो इस वायर की पूरी लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको लीनियर चार्ज बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलेंगे, जैसे हमारे पास में ये वायर है, इस वायर के आप यूनिट लेंथ ले लो, ठीक है ना। अब इस यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो उस चार्ज की जो मतलब चार्ज की जो मतलब मात्रा है, यानी कि उसका कितने हैं, वो चार्ज कितना है, तो उसी चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो लैम्डा का जो फॉर्मूला बनेगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा इक्वल टू, या आपके पास में म्यू अपॉन, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, म्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो इसकी जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट आपके पास यूनिट ऑफ लैम्डा, इस लैम्डा की जो यूनिट है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, ये क्या है, चार्ज को मतलब A1 सॉरी गुलाम, और नीचे कितना आ जाएगा, मीटर, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको गुलाम मीटर इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इसके डायमेंशन के बारे में बात करें, तो डायमेंशन ऑफ लैम्डा, तो इस लैम्डा के डायमेंशन के बारे में बात करोगे, तो एक गुलाम है, तो गुलाम को आप लोग लिखोगे A1 T1, ठीक है ना, अपॉन, यहाँ पर मीटर है, मीटर को अपन L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये L1, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में L1 -1, L ऊपर जाएगा ना, L -1 A1 T1, ठीक है ना, ये आपके पास में इसके डायमेंशन आ जाएंगे। आपको याद रखना है बेटा कि जो ये लैम्डा होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर चार्ज और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लेना कि आपके पास में कोई भी वायर है, उस वायर की जो टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ में अगर चार्ज, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस वाले चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज बोलते हैं। लेकिन अगर अपन उसी वायर की यूनिट लेंथ लेके देखते हैं,
और उस यूनिट लेंथ के अंदर हम ये देखते हैं कि इस यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो उस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा बोलते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आएगी बेटा, आप लोग इसको नोट कीजिए। बेटा समझ में आया कि नहीं आया अक्षिता? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैसेज कर दो बेटा। हो गया? चल रहा है बेटा नोट? किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो बेटा। यार आज आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? चलो अब अपन है ना बात करते बेटा कि ये जो लीनियर चार्ज है, इस लीनियर चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, सॉरी लीनियर चार्ज पढ़ा है, इस लीनियर चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यानी कि टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना, ऑन ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज की वजह से आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके बताना। ठीक है बच्चों। अब देखो किस तरीके से फाइंड करते हैं ये समझना। तो हम क्या करते हैं बेटा कि एक स्मॉल एल लेंथ का एक वायर लेते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों ने स्मॉल एल लेंथ का एक वायर ले लिया। ठीक है ना, ये स्मॉल एल लेंथ का एक वायर ले लेते हैं। इस वायर की जो लेंथ है वो आपके पास में कितनी मान लेती है, मान ली अपन ने स्मॉल एल मान लिया। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारा चार्ज है वो चार्ज इस वायर की जो टोटल लेंथ है, इस वायर की टोटल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपके पास में जो लीनियर चार्ज बनाना है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो लीनियर चार्ज है, इस लीनियर चार्ज के कारण आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है ना। अपन ने क्या किया कि ये जो वायर है, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया अपन ने पी। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि पहले तो ये जो वायर है ना, इस वायर की टोटल लेंथ की वजह से इसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड नहीं करते। तो पहले अपन क्या करते हैं
कि इस वायर के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, इस वायर का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट ले लिया, ठीक है ना, ये स्मॉल पार्ट ले लिया इस वायर का, ठीक है। और इस स्मॉल पार्ट की जो लेंथ है वह लेंथ आप लोगों ने कितनी मान ली, वह लेंथ हमने ले ली भाई कितनी, DL, ठीक है। ये जो इस वायर का ये स्मॉल पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट की जो लेंथ है वो अपन ने DL ले ली। अब इस अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो स्मॉल पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू पे अपन स्मॉल DQ मान लेते हैं, ठीक है ना। ये जो टोटल चार्ज है ना, इसके ऊपर टोटल चार्ज को अपन कैपिटल Q मान लेते हैं, और ये जो स्मॉल पार्ट है ना इस वायर का, उसके अंदर जो चार्ज है वह अपन DQ मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो आपके पास में स्मॉल ये जो पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट की वजह से ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें पहले, तो फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये जो टोटल जो वायर की जो टोटल लेंथ है, इस वायर की टोटल लेंथ की वजह से यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि V let small part of wire DL, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया कि ये वायर है, इस वायर का एक स्मॉल पार्ट लिया DL, ठीक है ना। एंड ये जो स्मॉल पार्ट है ना, इसका जो चार्ज है वो आपके पास में कितना है, DQ, ठीक है ना। एंड इट्स चार्ज इज DQ, ठीक है। तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि देन अपन लिख सकते हैं बेटा कि लैम्डा इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L होता है, ठीक है ना। लेकिन अपन ये जो लैम्डा लिख रहे हैं, ये लैम्डा किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, ये लैम्डा केवल DQ के लिए, सॉरी DL के लिए लिख रहे हैं, इस स्मॉल ये जो आपके पास में पार्ट है, स्मॉल पार्ट के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, DQ अपॉन DL हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से DQ की वैल्यू फाइंड करूँ, तो DQ की इस DL को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि DQ इक्वल टू लैम्डा DL हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, ठीक है भाई। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो स्मॉल पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट के कारण अपन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, ठीक है ना, ड्यू टू स्मॉल पार्ट DL ऑफ वायर। तो वायर का जो स्मॉल पार्ट है, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, पहले तो पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपन DE की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो DE इक्वल टू, आप लोग जानते हो E इक्वल टू क्या होता है बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो अगर अपन DE लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, DE इक्वल टू K, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसकी वजह से लिख रहे हैं, स्मॉल पार्ट की वजह से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में K, और इस स्मॉल पार्ट का जो चार्ज है वो कितना है, DQ। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे K, ये आपके पास में जगह DQ अपॉन इस स्मॉल पार्ट से ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास में कितनी R, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे R स्क्वायर, ठीक है ना। इसको डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा कि ये जो यहाँ पर DQ की वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है ना, और DQ की वैल्यू आप लोग पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं कि DQ इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा DL, यानी कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको कि DE इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, DQ की वैल्यू कितनी है, लैम्डा DL।
तो इस डी की वैल्यू लिखेंगे लैम्डा डी एल अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी आई है, ये डेंसिटी इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे है, लेकिन ये जो डेंसिटी आई है ये केवल इस स्मॉल पार्ट की वजह से आई है। अब अपन इस टोटल ये जो वायर है इस वायर की वजह से निकालना चाहे तो अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ऑन पॉइंट पी, ठीक है ना, ड्यू टू वायर, ये जो वायर है इसकी वजह से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो के लैम्डा आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, के लैम्डा आर स्क्वायर के बाद इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा। ठीक है, अब डी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा के लैम्डा, और डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो आपके पास में फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला आया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये वाला फॉर्मूला इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू आई है बेटा ये कितने है, ये के लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक वायर की मतलब लीनियर जो चार्ज है एक वायर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उस लीनियर चार्ज की वजह से एक पॉइंट लिया आप लोगों ने पी, इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करी है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E इक्वल टू के लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, उतारिए आप लोग, इसको नोट करो। उतार ले बेटा। रुको बेटा समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, बोल लो, आप बोल लो यार, मेरी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही। 1 मिनट में हटता हूँ फिर दोबारा रिज्वाइन होता हूँ।